नमस्कार, मैं स्पेशल टीचर मुस्लिम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्मारका पानीपत से। घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी और सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। उसी के तहत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। कि वर्ब के बारे में हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार की होती हैं, इनका कैसे यूजेज इनके और वर्ब का की डेफिनेशन, ये हम आज का हमारा टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं वर्ब कि वर्ब क्या होती है। वर्ब आपने पता होगा किसी भी सेंटेंस के लिए वर्ब सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। क्यों? द वर्ड शोज एन एक्शन। तो इस कॉल्ड वर्ब, अगर हम इसको शॉर्ट में कहते हैं कि द वर्ड शोज एन एक्शन, तो इस कॉल्ड वर्ब। तो जो करने या होने के बारे में बताता है, अगर हम किसी भी सेंटेंस में कहते हैं कि करने या होने के बारे में बताए तो वह क्रिया कहलाती है। ये वर्ब जो है हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं। यानी कि वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शोज एन एक्शन। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शोज an action. An action, occurrence. Occurrence is called verb. तो जो किसी कार्य को या किसी घटना को, कोई घटना घटित होती है तो उसको हम वर्ब कहते हैं। तो जो शब्द, जैसा हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हम यहाँ लिखते हैं कि he goes to school, mother washes the clothes। तो यहाँ ये गोज है, ये वर्ब है। क्यों? ये बताता है, इसका ही का एक्शन बताता है कि कार्य वो जा रहा है, यानी कि स्कूल जाता है। और यहाँ वाश जो है, माँ कपड़े धोती है, तो ये है वाश, इसके बारे में बताता है। तो ये वर्ब है। तो ये जो भी करना या होना बताता है वह वर्ब है। अब हम इसकी बात करते हैं कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। हम करते हैं जो मेन वर्ब के, एक मेन वर्ब के रूप में मेन वर्ब जो सेंटेंस के अंदर मुख्य क्रिया होती है। जैसे अभी हमने बताया कि ही गोज टू स्कूल, तो ही जो गोज था वह मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा, तो वहाँ वह मेन वर्ब थी। अब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि इससे पता चलता है कि ये मुख्य क्रिया, यहाँ हेल्पिंग सहायक क्रिया किसी भी सेंटेंस में। अभी हमने सेंटेंस लिया था कि वह स्कूल जाता है। अगर हम यहाँ करते हैं कि वह स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ करेंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ आप देखोगे ये डज है, ये गो है, तो ये गो तो मेन वर्ब है, गो मेन वर्ब है। लेकिन जो डज आया है, ये डज आया है, ये क्या है? तो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपने समझ में आ गया होगा, जो यानी सहायक क्रिया की जो सहायता करती है वो क्रिया है। अब हम बात करेंगे डायनामिक वर्ब। डायनामिक वर्ब डायनामिक वर्ब कौन सी होती है? डायनामिक वर्ब आर दोज हु हैव चेंज्ड देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस।
तो जो अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग, अपने वाक्य के अनुसार अपनी फॉर्म को बदल लेती हैं वो डायनामिक वर्ब कहलाती हैं। जैसे राम wrote a letter, wrote a letter। अब ये यहाँ wrote आया, ये wrote कैसे, ये wrote राइट की सेकंड फॉर्म है, राइट की सेकंड फॉर्म है, यानी कि अगर इसकी फर्स्ट फॉर्म थी तो राइट, तो राइट के बाद हमने दिया wrote, यहाँ wrote आया, तो ये इसकी सेकंड फॉर्म है, तो इसको हम डायनामिक वर्ब कहते हैं। तो डायनामिक वर्ब आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाता है मोडाल हेल्पिंग वर्ब, मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब। मोडाल हेल्पिंग वर्ब, मोडाल हेल्पिंग वर्ब वो सहायक क्रियाएं होती हैं जो जिनका सब्जेक्ट के अनुसार वो नहीं बदलती। जैसे सब्जेक्ट अगर बहुवचन है, जैसे हम दे के साथ में आर का प्रयोग करते हैं, लेके और आई के साथ में एम का करते हैं, ही के साथ में इच का करते हैं, तो इस तरह वो मोडाल्स जो हैं वो नहीं बदलते, वो कभी नहीं बदलते। तो मोडाल एक्सल्टिंग्स क्या होती हैं, जो इनका अलग अलग होती हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ought to, must, need, dare, ये मॉडल एक्सल्टीज होती है हमारी। तो मॉडल एक्सल्टीज हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लिया जाए अक्षमता की बात होती है, जहाँ मैं आई कैन जंप ओवर दिस वॉल, कि मैं इस दीवार से कूद सकता हूँ। आई कैन क्लाइंब अप दिस ट्री, मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, मेरी अंदर ये क्षमता है। ही कैन, अगर यहाँ ये ही की बात करते हैं तो ही कैन क्लाइंब अप दिस ट्री, वह पेड़ पर चढ़ सकता है। और अगर हम बात करते हैं कि वे पेड़ पर चढ़ सकते हैं, तो वो भी दे कैन क्लाइंब अप दिस ट्री। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का मॉडल एक्सल्टीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आई कैन क्लाइंब अप दिस ट्री, तो ये मॉडल एक्सल्टीज हुआ। ये ऐसे ही आप देख लो, यू मस्ट ओबे यूर पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे यूर पेरेंट्स, तो वहां मस्ट का प्रयोग हुआ, तो वह क्या हुआ, मॉडल एक्सल्टीज, मॉडल एक्सल्टीज। ठीक है, आप समझ में आया बच्चों आपकी, और मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। तो हम आज ये वर्ब का जो है वर्क का जो कंसेप्ट है इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। बस आपको ये समझ आना चाहिए कि ये है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब आर दोज वर्ब्स हु हैव देयर ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिनका अपना सीधा ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब सहायक क्रिया होती है जिनके अपना उनको एक अपने सेंटेंस पूरा करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लीज ब्रिंग, प्लीज ब्रिंग, प्लीज ब्रिंग, प्लीज ब्रिंग, ये सेंटेंस क्या लेकर आना, क्या लेकर आना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्लीज ब्रिंग, तो ये सेंटेंस पूरा नहीं है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, वाटर, तो यहाँ क्या हुआ, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम इस तरह लिखते हैं प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर टू मी, तो यहाँ पर ये जो हमारी वर्ब है, ये वर्ब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और जहाँ
जहाँ हम इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं, तो अब नेक्स्ट वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? वहां सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती हम उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे he is laughing, he is laughing, तो यहां ये वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, सेंटेंस कंप्लीट है, सेंटेंस कंप्लीट है। laughing यहां इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। दिस सेंटेंस does not have an object, तो जब यहाँ इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। अब हम इसी तरह हम बात करते हैं वर्ब की, जैसे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, जीरन में आईएनजी लग जाता है, पार्टिसिपल, ये इस तरह वर्ब होती है। अब हमने बात कर ली कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। अब हम इनके बारे में आपको बताता हूँ कि हम, जैसा कि वर्ब में एक रेगुलर वर्ब होती है और एक इर्रेगुलर वर्ब होती है। तो रेगुलर वर्ब में क्या है? जिनके जब हम इनकी वर्ब की फॉर्म याद करते हैं, इनकी 3 फॉर्म होती हैं, एक नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 पास्ट पार्टिसिपल, तो 3 फॉर्म होती हैं। और जब 3 फॉर्म को हम एक बार इनको याद करते हैं तो इनके अंदर रेगुलर और इर्रेगुलर। अब रेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं? जैसे हम बात करते हैं अब्यूज, ABUSE, अब्यूज, अब्यूज्ड, abused, 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 played, 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 go, went, gone, go, went, gone। अब यहां देखो, जिन वर्ब के बाद में ed या d लगता है वो रेगुलर वर्ब होती है, और जो इनसे अलग, जिसका सेकंड फॉर्म अलग होती है और जिनकी थर्ड फॉर्म अलग होती है, वो इर्रेगुलर वर्ब कहलाती है। अब हम जो हमारी 97% जो वर्ब होती हैं वो रेगुलर वर्ब होती हैं, और जो 3% रेस्ट ऑफ 3 वो हमारी इर्रेगुलर वर्ब होती है। अब इर्रेगुलर वर्ब के अंदर भी कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो तीनों फॉर्म सेम होती हैं। जैसे हम लिखते हैं कट, 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 ये तीनों ही फॉर्म में यूज होना शुरू हो गया। अब इन 3% को भी बदलने की ये सोची जा रही है कि हम जो एक्सपर्ट है ये सोचते हैं कि जैसे हम पहले क्या करते थे, लर्न, LER, लर्न, अब इसका क्या करते थे हम, लर्न, 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 LEARND, लर्न, लेकिन अब क्या हुआ, लर्न हो गया, LEARNED, लर्न, लर्न, लर्न। तो ये इसकी 3 फॉर्म होनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वर्ब का, ये कंप्लीट होता है, और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपने अच्छा लगा होगा, धन्यवाद।